डायलॉग के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद। ऑपोजिशन चीखे चिल्लाए या जितना मर्जी शोर मचाए, हुकूमत वक्त अपने मामलात को सुधारने और खुद को मुश्किल से निकालने के लिए तरमीम दर तरमीम और कानून साजी पर कानून साजी कर रही है। हुकूमत में बैठी जमातें किसी वक्त ये नारा बुलंद करती थीं कि तहरीक इंसाफ अदलिया के जरिए बेंच फिक्सिंग में मुलव्वस है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर केस के फैसले किए जाते हैं। लेकिन अब वही जमातें खुद ऐसी ऐसी कानून साजी कर रही हैं जिससे इंदिया मिलता है कि शायद हुकूमत अदलिया को अपने कंट्रोल या कम से कम ज़ेरे अताब रखने की कोशिशों में है। इसकी एक मिसाल हमें आज सेनेट की कायमा कमेटी से इस बिल की मंजूरी से मिलती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का मुतालबा किया गया था। यह बिल आज से कुछ अरसे कबल हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल ने निजी कार्रवाई के दिन पेश किया, जिसे बाद में हुकूमत ने ओन किया और फिर यह मामला कुछ दिन दबा रहा और आज इसी बिल को बुनियाद बनाकर सेनेट की कायमा कमेटी से इसकी मंजूरी ले ली गई। इस बिल के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती होगी और यूं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़कर 25 हो जाएगी और ऐन मुमकिन है कि नए आने वाले जजेस में बास को आईनी बेंच में शामिल कर लिया जाए। इसी तरह आज हुकूमत ने कौमी असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसे इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 का नाम दिया गया है। बिल के मुताबिक ऐसा फर्द जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब होगा, उस शख्स को अब 3 माह के बजाय 6 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इस कानून साजी से यह भी इंदिया मिलता है कि 26वीं आईनी तरमीम की वो शिकें जिसे काला नाग करार देकर रिजेक्ट कर दिया गया था, अब उनको वक्ती तौर पर मुख्तलिफ कानून साजियों के जरिए नाफिज किया जा रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई बतौर ऑपोजिशन हुकूमत के हर बिल पर कानून की जहां मुखालफत कर रही है, वहीं उनके निफाज में भी शरीक हो रही है। आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाली पीटीआई चीफ जस्टिस की तैनाती के अमल का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन चीफ जस्टिस याया आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर चुकी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत जहां आपसी इख्तलाफात का शिकार है, वहीं पार्टी छोड़कर जाने वालों के खिलाफ भी मुहाज गर्म किए हुए हैं। बानी पीटीआई को कानूनी तौर पर जेल से रिहाई दिलवाने में नाकाम पीटीआई की मौजूदा क़यादत काजी फाइज ईसा की रुखसती के बाद डोनाल्ड ट्रंप की आमद को बानी पीटीआई की रिहाई से जोड़ रही है। इस हवाले से बयानिया यह बनाया जा रहा है कि नवंबर का महीना बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का महीना होगा। ऐसा होगा या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त का। सर, आज आपके बयान को कोट करके अमरीकी तर्जुमान है मैथ्यू मिलर, उन्होंने सवाल किया गया कि आपने दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो सदर मुंतखब हो गए तो पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है और उनकी रिहाई भी मुमकिन है। साथ में डोनाल्ड लू के खिलाफ जो साजिश है उसका भी जिक्र हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा कि बार बार मैं ये वजाहत कर चुका हूं कि हम इस साजिश में नहीं थे और ये सच नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? एक बात तो मुसल्लम है कि आपकी 2 काबीना एक दफ़ा जो है इमरान खान की वजारत उज़्मा के जो है दौरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें आर्मी चीफ और जिसमें DGISI मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दिफा मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। डोनाल्ड लू कौन होता है हमें ये कहने वाला कि अगर इमरान खान को आपने अदम एतमाद के ज़रिए चलता किया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, वगरना आपके को नताइज भुगतने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जब उसकी तकमील में मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है अदम एतमाद के ज़रिए उनको निकाला जाता है वजारत उज़्मा से, तो फिर वज़ीर आज़म बन जाते हैं PDM की हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब फिर दोबारा जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें अब्दुल मजीद जो हमारा एम्बेसडर था उसको भी बुलाया जाता है, उसकी भी सुना जाता है और उसमें भी आर्मी चीफ और DGISI थे। और फिर इसका इयादा किया जाता है कि ये डोनाल्ड लू की तहरीर भी दुरुस्त तौर पर इसको कोट किया गया है और इस पर स्ट्रॉन्ग डिमॉश होना चाहिए। अब मुझे बताएं ब्लैटेंट इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? अब ये जो मर्जी अमेरिकन तर्जमान से या ये कहते रहे, जाहिर है कि कभी भी कोई नहीं कहेगा। अब ये मानते हैं कि हमने फॉर्म 47 के ज़रिए जो है 100 सीटें नशिस्तें जो हैं PTI की छीनी है। ये मानते हैं कि इन्होंने जो है 8 फरवरी 2024 के इलेक्टोरल प्रोसेस को सबवर्ट किया है। क्या ये मानते हैं कि 17 सीटों वालों को आज हमने वज़ीर आज़म
बना दिया है और 180 सीटें बार जीतने वाला इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में, तो जाहिर है इस चीज़ को कौन मानना करता है। अब अगर ये तो देखें, जो दूसरी बात है कि मैंने कहा कि अगर डोनाल्ड लू के हुक्म पर निकाला जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्यों नहीं फिर जो है तब्दीली आएगी। लामहला अगर हम इसी तरह ताबेदारी करते हैं अमेरिका की कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देते हैं इसलिए कि हेनरी किसिंगर की धमकी थी कि अगर तुमने एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बना दिया जाएगा, और हमने माशाअल्लाह ताबेदारी करते हुए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उनको जो है अदालती कत्ल कर दिया, और फिर 45 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को ये एतराफ़ करते करते कि वो फ़ैसला गलत था और वो असरात के ताबे किया गया था। तो ये तो हमारी तारीख पहले ही इस चीज़ को रोशन जो है कर देती है। और फिर अगर इकोनॉमिक हिटमैन एक इन्हीं के अपने अपैरेटस की किताब ज़रा पढ़ लें तो उसमें वाज़े लिखा है कि किस तरीके से अमेरिका जो है दुनिया में हुकूमतें बदलता है, किस तरीके से जो है किसी को वो मरवा देता है और किस तरीके से जो है अपने मफादात को वो जो है ऊपर रखते हुए वो दुनिया सारी में ऑपरेट करता है। तो ये जो मर्ज़ी कहते रहे मैकमिलन साहब लेकिन मैंने जो बयान कहा था मैं उस पर आज भी कायम हूँ और आप देखेंगे कि नवंबर में इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइएगा, नवंबर में तब्दीलियां आएंगी। अच्छा, तब्दीलियां आएंगी। अच्छा सर, हुकूमत बार बार पहले ही आप लोगों को कहती है कि तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह को इतना मुतनाज़ बना दिया जिसकी वजह से वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, और अब ट्रंप के आने से आप बानी पीटीआई की रिहाई को जोड़ रहे हैं। आखिर सर अमेरिका पर इतना तकिया क्यों? क्योंकि ये तो आप लोग भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की थी, और अगर सोच लिया जाए कि कमला हारिस साहिबा इक़्तिदार में आ जाती हैं तो फिर आप लोगों की कही हुई ये बातें उनके जहन में भी तो रहेंगी ना, तो इसके असरात उल्टे भी तो हो सकते हैं आपके लिए। देखिए ये यहीं पाकिस्तान में इस चीज़ का होता है, वो जो आती हैं रिपब्लिकन का और प्रायोरिटीज़ होती हैं, डेमोक्रेट्स की और प्रायोरिटीज़ होती हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वाज़े कह दिया है कि मैं दुनिया में जहाँ जंग व जदाल है मैं इंशाल्लाह बंद करवाऊंगा, और ये इन्होंने कहा है कि जो बाइडन जो है ये कहीं जंग बंद नहीं करवा सका। तो ये देखें वो प्रोटेक्शनिस्ट है, अपने मुल्क के जो है मफादात को देखता है, वो एक्सपेंशनिज्म नहीं करता जो है डोनाल्ड ट्रंप। आपने पिछला भी उसका टर्म देखा, वो अमेरिकन फर्स्ट करके अमेरिका के अपने ज़ाती इंटरेस्ट को देखता है, वो तो नेटो के भी जो है को हक में नहीं है। इसलिए उसकी पॉलिसीज़ ये हैं कि दुनिया में जहाँ भी मुदाखलत की गई है वो उसको अनडू करता है, रिवर्स करता है। तो ये अगर आप इसको रिविजिट करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरीके से वो एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को एक गैरिजन स्टेट बना के अवाम को ग़ुलाम बना के जकड़ के रख दिया है, और जिस तरह से हमारी जो है बुनियादी हकूक़ को सलब करके ये चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया है, जमहूरियत को जिस तरह से कत्ल किया गया है, और जिस तरह से अदलिया को 26 तरमीम के ज़रिए अदलिया को जो है मुनहदिम करके एक सतून के ऊपर जो है एग्जेक्टिव को बिठा दिया गया है। तो जाहिर है कि दुनिया सारी कह रही है, नाम लेके कह रही है आर्मी चीफ का हमारे कि जी इन्होंने जो है बहुत नुकसान किया है निज़ाम अदल का, और इन्होंने जो है जमहूरियत को जो है पाकिस्तान में बहुत नुकसान दिया है। और वर्ल्ड वॉच जो है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि इमरान खान को जो है पाबा सलासल एक सियासी इंतकाम के तौर पर कर रखा है, और वो भी इसकी मुखलसी की जो है जनेवा से भी जो आवाज़ें आ रही हैं। तो ये तो अब ग्लोबल विलेज है। देखें, माफ़ कीजिएगा, अब वो ज़माने गए, ये कोई 50, 60, 70 और 80 की दिहाई नहीं है। आज जो सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि आज हर चीज़ आश्कार हो जाती है और वो नाकाबिले तरदीद होती है। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अगर इस्टेब्लिशमेंट यकीन करें कि अगर इनसे इस हुकूमत की सहूलतकारी से ज़रा एतराज़ करके आईनी दायरा हदूद और क़यूद में आ जाए तो ये हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती, एक दिन नहीं चल सकती है। और बांग्लादेश की तरह यकीन करें कि इनको राह फरार नहीं मिलेगी, और कोई मुल्क
कोई मुल्क इनको जो है वो असाइलम नहीं देगा और ना ही इनको आने देगा। बिल्कुल सही। इनकी जो अच्छा है खोसा साहब, ये भी गिने जा बताइएगा, चुके हैं दिन। चले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राना सनाउल्लाह के बयान के हवाले से। पहले हम ये सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। लेकिन मैं समझता हूं साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि याया अफरीदी चूंकि चीफ जस्टिस से गैर मुतनाज़ हैं तो वो तो बिल्कुल ही हिस्सा ना बने ताकि गैर मुतनाज़ रहें। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी आईनी बेंच की सरबराही के लिए ज़ेर गौर नहीं है, वो पहले ही मुतनाज़ हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या कहेंगे, हुकूमत तो दोनों साइड से खेल रही है। देखें किसकी बात कर रही है आप। मुझे, मैं गवर्नर था तो माशाल्लाह मौसूफ वज़ीर कानून थे और कानून के अलावा बाकी सब कुछ इनको आता था। अच्छा देखें, एक बात तो ये है कि इनका अपना केस जो है मॉडल टाउन के कत्ल गारत गरी वाला, वो अगले हफ्ते में लगा हुआ है, लाहौर के 7 रुकनी बेंच के पास लगा हुआ है। पहले अपना केस तो ये नपेड़ ले, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के 3 जजेस की बात करें या आईनी बेंच की बात करें। देखें, आईनी बेंच तो मेरी तस्वर में तो ये इंटरनल मामला होता है सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की केस मैनेजमेंट का, ये अंदरूनी मसाला होता है। अभी जितनी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट है उनमें बेंचेस हैं, कोई दीवानी की बेंच है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कोई जो है फौजदारी की बेंच है, कोई कॉर्पोरेट बेंच है, कोई टैक्सेशन बेंच है। तो बेंचेस स्पेशलिटी के मुताबिक जो है ये हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई हैं। तो ये जाने क्यों कर ये लेना चाहते हैं अपने तई ये अख्तियारात। मैं तो कहता हूँ कि पहले 5 अगर आपने करना ही है जुडिशल कमीशन के जरिए तो सीनियर मोस्ट 5 जजेस ये कर दें, ताकि हमेशा के लिए ये झगड़ा न रहे कि ये मेरी पसंद है, ये उनकी पसंद है, ये नापसंद है, ये इस तरह का फैसला देगा, ये इस तरह का फैसला नहीं देगा। ये क्यों हम मुतनाज़ा बनाते हैं बाला तरीन अदलिया अपनी को। 5 जजेस सीनियर बना दें, जो भी हैं और जो भी बनते जाएंगे वो तसलसल और तवातर के साथ उसका जारी व सारी रहेगा, बजाय इसके कि फिर एक जज जो है अगर रिटायर हो गया तो फिर उसकी जगह पर फिर दूसरे जज की तैनाती के लिए फिर जुडिशल कमीशन बैठे और जुडिशल कमीशन में फिर हुकूमत की कोशिश ये होगी कि हमारी अददी बरतरी हो वहाँ, ताकि हम अपनी मनमानी कर सकें, मनपसंद कर सकें। फिर वही तनाज़ा होगा जो 3-4 साल से चला आ रहा है जस्टिस बंदयाल साहब के वक्त के से कि ये अपने मनपसंद जजेस हैं, ये फ़लाँ जज जो बिठा दिए हैं, ये इस तरह करेंगे। और यही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का होता चला आया कि जो उन्होंने मनपसंद जजेस बिठाए वो इस माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत के हक़ में चलते जा रहे थे और करते जा रहे थे। और हमें पता था, हम ढीठ बन के फिर भी पेश होते थे और अगरचे हमने बारहा उसके मुंह पर कहा कि खुदारा आप रिक्यूज़ कर जाएं, हत्ता कि चीफ जस्टिस गुलजार हुसैन ने जुडिशल फैसला दिया कि जो केस इमरान खान के मुताल्लिका होगा उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर जज बेंच में नहीं बैठा करेंगे। और ये जुडिशल फैसले के बावजूद ढिठाई के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठते रहे और ऐसी बेहयाई के साथ जो उन्होंने फैसला दिया कि लोटाक्रेसी को खोल दिया, उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म करवा दिया, हुकूमत की सहूलतकारी की, नतीजा 26वीं तरमीम में आया। तो हमने देखा है कि इस तरह अगर मनपसंद चीज़ें करना है तो फिर जाहिर है कि ऑपोजिशन को तो काबिल कबूल नहीं होगा, जिस तरह इनको काबिल कबूल नहीं होते थे जब फैसले चीफ जस्टिस गुलजार ने किए या चीफ जस्टिस साकिब निसार। बिल्कुल सर, और ये जो इनकलाब लाने का फिर से दावा है और एहतजाज दर एहतजाज की सियासत है, पहले एहतजाज से कौन सा बानी पीटीआई बाहर आ गए हैं जो एक मरतबा फिर से तैयारियां हो रही हैं एहतजाज की? देखें, वो तो आना ही आना है इस मुल्क में। आपने पहले इसको जो है पुलिस स्टेट बनाया हुआ था, अब आपने इसे गैरिजन स्टेट बना दिया है।
आपने जो है आज़ादी सहाफ़त को ख़त्म कर दिया है, आपने आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर दिया है, आपने आज़ादी जो है हरकत मूवमेंट को ख़त्म कर दिया है, आपने आज़ादी फ़िक्र और गुफ्तार और उसको इजहार को ख़त्म कर दिया है। आपने जब इतनी सफोकेशन करके आपने रोज़गार छीन लिया है, आपने जो है आवाम से उनका मुंह से निवाला छीन लिया है, आपने कारोबार बंद करवा दिए, आपने जो है इंडस्ट्री को बेहाल कर दिया है। आप मुझे बताएं कि जब लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं, जब लोग स्कूलों में अपने बच्चों की फीसें नहीं दे रहे हैं, जब लोग जो है अपना बीमार हो तो उसके इलाज के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कर रहे हैं, और लोग जो है रोज़गार के लिए हलकान हुए फिर रहे हैं, वो रोज़गार नापैद होकर दिया गया है, और गुर्बत की दहलीज में पाकिस्तान को धकेल कर पाकिस्तान के बच्चे नॉरिश है, और उसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो रही है बच्चों की। और आप देखें कि 53% बच्चे हैं, 75% यूथ है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, फाकों पर लोग आ गए। तो इनकलाब तो आएगा ही आएगा। चलिए सर, इंतजार करते हैं फिर उस इनकलाब का, आप भी और हम भी, और देखते हैं बानी पीटीआई कब बाहर आते हैं। बहुत शुक्रिया, खोसा साहब मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, पीटीआई छोड़ने पर आपने अफसोस का इजहार तो काफ़ी दफ़ा किया है और कभी वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया, ऐसा क्यों है? नहीं, आप पता नहीं कहाँ पे देख रही हैं। मैंने तो हमेशा ये बताया है कि मैंने पीटीआई के किन हालात में छोड़ी, और मैं पीटीआई का हिस्सा अपने आप को समझता हूँ। वापस आने की ख्वाहिश भी है, इमरान खान से मिलने की भी ख्वाहिश। मैंने कहा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। बिल्कुल सही। और इस हवाले से बानी पीटीआई तक कोई पैगाम पहुंचा है या कुछ आपको सिग्नल दिया गया है वापसी का? आई हैव नो आइडिया। मेरा नहीं ख्याल कोई पैगाम पहुंचा भी है उन तक, इसलिए कि जो लोग पैगाम रसानी का काम कर सकते हैं वही सबसे ज्यादा रोड़े अटका रहे हैं इस चीज में। तो वो उनकी ख्वाहिश है कि जो लोग छोड़ गए मजबूरी में वो वापस ना आए। और कमाल ये है कि वो लोग हैं जिन्होंने खुद न एक दिन की जेल काटी, न कई सोबतें सही, न कुछ किया, छुपे रहे या फिर वो मंजर आम पर भी रहे तो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहे, और वो आके अपनी कहानियां सुना रहे हैं। बट बहरहाल ये फैसला तो इमरान खान ने करना है। अब तो कई दफा इस पर बात हो चुकी है, तो अब इस पर बात करना भी बेकार है। अच्छा, इसमें हकीकत तो ये है कि एजाज चौधरी हो गए, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, शाह महमूद कुरैशी खुद बानी पीटीआई अब तक अंदर हैं। तो जो नहीं चाहते कि आप लोग वापस आए, वो तनकीद तो यही करते हैं कि आप लोगों ने चूंकि जेलें नहीं काटी और सजाएं नहीं भुगती, आप लोग पार्टी छोड़ गए, तकलीफ नहीं आपने देखी, इसलिए आप लोगों को वापस आना नहीं चाहिए। देखिए, इस पे कई बार बात हो चुकी है, हम इसमें ना ही बात करें तो अच्छा है। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब ज़िम्नन देते चलूं कि ये हमने जेल काटी है ना, इन्होंने तो जेल नहीं काटी, ये तो जेल गए नहीं। ये कब जेल गए मुझे बताएं। ये लोग जो आज सारे इधर उधर कूदते फिरे, कब कौन सी जेल काटी इन्होंने, कौन सी सोबतें सही इन्होंने? ये तो ऐन वक्त पे गायब हो गए थे। ये तो जब 26वीं अमेंडमेंट की सेनेट में तकरीर तक करने नहीं आया अपोजिशन लीडर होने के बावजूद। ये बातें बिल्कुल बेकार हैं। ये सब एक्सपोज हो गए, अवाम को सब पता है, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, इनको सब सारा कुछ पता लग रहा है। तो अब ये किसने जेल काटी किसने नहीं काटी, इन्होंने नहीं काटी। जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने कोई जेल नहीं काटी, बाकी सबने काटी है। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, अब चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और आप खुद गवर्नर सिंध रह चुके हैं, अभी एक वीडियो भी मैं वायरल होती हुई देख रही थी कि वज़ीर आला गंडापुर साहब ने सरकारी मुलाजमीन की रिहाई की खुशी में वज़ीर आला हाउस में एक डिनर का एहतमाम किया, एक स्टेप प्रमोशन भी दी, 10,000 रुपये इनाम भी दिया और साथ ही साथ 10 दिन की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए कि वो लोग एहतजाज में शामिल थे। यानी कि अब ये समझा जाए कि सरकारी मुलाजमीन की तरक्की का वहाँ पर जो पैमाना है वो इस तरह तय किया जाएगा। नहीं, मैंने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी है, लेकिन आप कह रही हैं तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा। बहरहाल मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लिहाजा मैं इस पर कमेंट करने से कासिर हूँ। लेकिन सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल करना जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से होता रहा है, आज भी हो रहा है। पंजाब में भी बेदरेज इस्तेमाल हो रहा है पुलिस का और दीगर सरकारी मुलाजमीन का। KPK में अगर हो रहा है तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि KPK में हो रहा है तो ठीक हो रहा है और पंजाब में हो रहा है तो गलत हो रहा है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, पूरे पाकिस्तान के लिए गलत है। लेकिन इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा ये सारी बात हो कि जी सरकारी मुलाजमीन का सियासी जलसों से ना उनको
कामयाब कराने में, ना उनको नाकाम कराने में कोई ताल्लुक होना चाहिए। और पूरी की पूरी पंजाब पुलिस जो है वो इस काम पे जुटी होती है कि इधर इधर से अनाउंसमेंट हो और उधर वो सारे के सारे लाठी डंडे लेके रोडों पे निकल आते हैं कि जी इनको ठोकना है, इनको नहीं छोड़ना है हमने। तो ये सारी चीजें, चाहे वो केपी की हुकूमत इस्तेमाल करे, चाहे पंजाब की करे, चाहे सिंध की करे, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, उन्होंने नवंबर के महीने से और ख़ुसूसन ट्रंप के आने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। उन्हें लगता है कि ट्रंप अगर इक़्तिदार में आ गए तो बानी पीटीआई की रिहाई आसान हो जाएगी और मुमकिन हो जाएगी। और याद रहे, ये वही अमेरिका है जिसके साथ साजिश का जो बयानिया है वो भी साथ जोड़ा गया। आपको लगता है ऐसा कुछ मुमकिनात में शामिल हो सकता है? देखिए, अलीमा खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, मैंने वो देखी। वो बड़ा उन्होंने दबंग स्टाइल में उन्होंने कहा कि जी ट्रंप जो है वो हमारे कोई अब्बा नहीं लगते कि वो आएंगे तो छोड़ा देंगे इमरान खान को, हमें अपनी स्ट्रगल खुद करनी है, तो उस बात को वहीं तक रखें। और जहां तक ये तवक्कुआत की बात है, तो लोग तवक्को तो लगाते हैं, लोगों की ये समझते हैं लोग कि इमरान खान की ट्रंप से बाइडेन हुकूमत से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और बात हकीकत भी है, इमरान खान जब मिलकर आए थे तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कोई ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इसके अंदर करेगा कि किसको छोड़े और किसको कैद करे। ये पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, ये जंग अदालती जंग है, अदालत में ही लड़ी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, और जो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की जो रिहाई मुमकिन हुई है, इसे डील से तशबीह दी जा रही है। आपको बुशरा बीबी एक्टिव नजर आ रही हैं आने वाली एहतजाजी सियासत में, जिन एहतजाज का ऐलान अब कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सेकंड टियर लीडरशिप थी, एक तो इमरान खान के बाद जो लीडरशिप थी जो पार्टी में नहीं है, हम लोग एक जैसे, या कुछ लीडरशिप ऐसी है जो जेल में मौजूद है, या कोई पाकिस्तान, या उसके बाद जो रह गए थे वो आधे पाकिस्तान से बाहर थे और आधे यहाँ पे थे और आधे से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज थे। तो वो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश थी मूवमेंट की, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कमजोरी का मुजाहरा किया। कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, कोई आई डोंट नो किस चीज पे, कोई किस चीज पे, कोई खौफ पे, कोई लालच में, कोई कहाँ। लेकिन बहरहाल वो डिलीवरी जो इमरान खान साहब चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो अब मुझे लगता है ऐसा है कि क्योंकि इमरान खान साहब का ट्रस्ट, बेपनाह ट्रस्ट जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर है और वो शायद पार्टी की बागडोर संभालें भी। और जब तक खान साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी अगर पार्टी की बागडोर संभालें तो ये पार्टी की मर्जी है, इमरान खान की मर्जी है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त इमरान खान के पास से बेहतर ऑप्शन है नहीं। और आपको लगता है ये एहतजाज दर एहतजाज की सियासत, तो काफ़ी इससे पहले भी हम एहतजाज देख चुके हैं, लेकिन ना तो वो एहतजाज कोई फ्रूटफुल साबित हुए, ना तो बानी पीटीआई बाहर आए। खुद उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया इस मौजूदा क़यादत के ऊपर। तो अब की होने वाली एहतजाजी तारीख कोई फ़र्क डाल सकती है आपकी नज़र में? मसला फिर है किधर? देखिए, मैं पीटीआई के लिए मैं हमेशा एक बात इनसे कहता हूँ कि काश वहां पर कोई सेम क़यादत इस वक्त होती। एहतजाज का टाइम नहीं है ये एहतजाज का टाइम निकल गया। एहतजाज का टाइम था 9 मई को, जब 8 मई को इलेक्शन हुए थे और 9 मई को रिजल्ट आया था। उस वक्त एहतजाज करना चाहिए था, उस वक्त सड़कों पे आना चाहिए था, बजाय उसमें इन्होंने बैठ के बाकायदा मीटिंग्स के अंदर ये तय किया कि हम आगे एहतजाज नहीं करेंगे और हम पार्लियामेंट में जंग लड़ेंगे। तो लड़े पार्लियामेंट में जंग अब। और वहां पे अब कहानी ये हो रही है कि ये एहतजाज दर एहतजाज कर करके लोगों को भी थका रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी, अब तक पीटीआई की जो एक ताकत थी, अवामी ताकत, उसको भी ये नुमाया नहीं कर सके। उसकी बड़ी वजह ये रही कि पीटीआई की लीडरशिप खुद एहतजाज से गायब हो जाती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इस वक्त अपने आप को, अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल थिंकिंग अगर वो रखते हैं और करना चाहते हैं, तो उनको इस वक्त एक ऑपोजिशन का अलायंस बनाने की जरूरत है। इसमें मौलाना फजल रहमान हो, जमात इस्लामी हो, बीएनपी बेंगल ग्रुप हो, या डिफरेंट जमातें हो उसके अंदर मौजूद हो, जो भी वो समझते हैं कि ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, उनके साथ मिलकर एक अलायंस बनाए, एक पॉलिटिकल थिंकिंग लाए और जो इस वक्त इक़्तिदार में जमाते हैं उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात भी करें और उनसे फिर उसके बाद कोई अपनी मूवमेंट या कोई चीज बनाने की कोशिश की जाए। ये रोडों पे धरने देने और एहतजाज करने से अब तक तो कुछ नहीं हुआ। मुमकिन है आगे कोई इनके जहन में कोई बड़ी चीज हो। मैं तो पीटीआई की लीडरशिप को ये भी देखता हूँ कि वो गालिबन सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट की थी कि अब जब तक 4 लाख बंदा पार्टी रोड पे नहीं ला सकेगी तो मैं एहतजाज नहीं करूंगा। तो 4 लाख बंदा जब पार्टी रोड पे लाएगी तो आपकी जरूरत ही नहीं है मेरे भाई।
वहां तो फिर खुद ही लीडरशिप आ जाएगी सामने, जो 4 लाख बंदा लेकर आएगा वही सबसे बड़ा लीडर होगा। और अली अमीन गड्ढापुर साहब पर सर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में सहूलतकारी कर रहे हैं। ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि उनकी शख्सियत एक पुल का किरदार अदा करने के लिए मुनासिब है? देखें, अगर अली अमीन गंडापुर अगर ये काम कर रहे हैं सहूलतकारी का, तो ये बहुत अच्छा काम है। मैं तो समझता हूँ कि बातचीत के जरिए क्रॉस द टेबल बैठ के मामला को बेहतर किया जा सकता है, और ये मुल्क के लिए और जो हमारे मुल्क के लिए जो है, ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हमारे मुल्क के लिए भी एक ये सूदमंद काम साबित होगा। और अगर अली अमीन गंडापुर ये कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको इस तरफ सोचना चाहिए कि वो किस तरह से ये काम कर सकते हैं एक सूबे के वजीर आला होते हुए, ताकतवर वजीर आला होते हुए, क्योंकि उनके पास 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है इस वक्त। वो उनको ये अगर सहूलतकारी का काम वो कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। बिल्कुल सही। और सर 26वीं तरमीम पास हो गई और 27वीं की बाज़गश्त है, और आपको लगता है हुकूमत उतनी ही आसानी से इस तरमीम को भी पास करा लेगी? क्योंकि बज़ाहिर शिके वही हैं जो पहले 26वीं में हुकूमत नहीं करा पाई। देखिए, कुछ कहना मुश्किल है, मौलाना फजल रहमान के ऊपर डिपेंड करता है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहाँ पे कोई तरमीम उनके बगैर पास नहीं हो पाती। अब मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा कि वो इसमें हरगिज़ साथ नहीं देंगे। कहा तो उन्होंने 26वीं तरमीम में था, लेकिन मौलाना साहब ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उन्होंने अपनी दाएं जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया हुआ और बाएं जानिब उन्होंने हुकूमत को खड़ा किया हुआ, और दोनों इकट्ठे उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कोई बुराई भी नहीं, उनको बुरा भी नहीं कह रहा, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो अपोज भी कर रहे हैं। तो वो तो एक बहुत ही उन्होंने ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक खेला है सियासी। हो सकता है वो 27वीं तरमीम में भी ऐसा कोई स्ट्रोक खेले तो ये पास हो जाएगी, अदरवाइज तो मुझे मुश्किल लगती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान इसके साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सर, आज इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में कुछ तब्दीली की गई है और अब 3 के बजाय 6 माह में किसी सस्पेक्ट को अंदर रखा जा सकता है। लग ऐसा रहा है कि जो ख्वाहिशात आप लोग 26वीं आईनी तरमीम में नहीं पूरी कर सके, अब वो इस तरह से पूरी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 26 आईनी तरमीम जब हुई तो उसके लिए भी आप देखें कितना अपोजिशन और हुकूमत ने कोशिश की कि हम इकट्ठे हो जाएं, और मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, और पीटीआई हमारे साथ बैठी भी मुसवदे पे, उन्होंने कुछ चीज़ें उनको नापसंद थी वो निकाली भी गई। जब वो गए ना इमरान नियाजी के पास, उसके बाद आपको पता उसने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा तो एजेंडा ही कुछ और है, तो मैंने तो इस मुल्क में अमन नहीं आने देना। तो मुझे अब यकीन है, देखें दहशत गर्दी इस मुल्क का बहुत बड़ा एक देखें अलमिया है कि इसको ख़त्म करने के लिए मैं आज फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपोजिशन से कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के बैठ के कम से कम इसी एजेंडे पे आए कि हमने इस मुल्क में दहशत गर्दी का अकेला कम करना है, और इसलिए अवाम की भी ये देखें ख्वाहिश है कि उन्होंने अगर भेजा हमें असम्बलियों में, तो ये एक बहुत बड़ा नासूर है दहशत गर्दी, इसको ख़त्म होना चाहिए। हालांकि इमरान खान ने कतर में बैठ के जब तालिबान को रिहा किया, कुछ 40,000 जो जेल में तो लोग बंद थे जिनके ऊपर मुकदमा थे उनको छोड़ दिया, ये वही सजा हम पा रहे हैं। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो मजीद 8 जजेस बढ़ाने के हवाले से बिल की मंजूरी सेनेट की कमेटी ने दी, तो पहले बेंच फिक्सिंग का इल्जाम पीटीआई पर लगता था और अब आप लोगों पर लग रहा है? देखें, मुझे आप बताएं, जजेस की तादाद अगर ज़्यादा होगी तो आप मुझे बताएं 60 लाख केसेस हैं, 60,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है। और ये तरमीम जो लाई गई थी 26वीं तरमीम, इसमें भी यही था कि जो आईनी मामलात हैं वो आईनी बेंच बनेगा, वो उनको सुनेगा। तो अगर उसमें जजेस की तादाद बढ़ा के लोगों के जो 20-20 साल से केस पड़े हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको सुना जाए, लोगों को इंसाफ मिल जाए, ये तो अच्छी बात है। चलें सर, इन्हीं 24 की तादाद हो जाए, 25 हो जाए, 23 अच्छी बात है। तो सर, इन्हीं अच्छी बातों के अंदर जो 27वीं तरमीम की भी अच्छी बाज़गश्त हो रही है, उस पर अगर आप कंफर्मेशन दे दें कि क्या वाकई होने जा रही है, और जिन शिकों को बिलावल काला नाग करार दे रहे थे
और उन शिकों की वापसी होगी? नहीं, अभी देखें, अभी 27वीं तरमीम की कोई ऐसी बात हो नहीं। जब होगी तो वो बिल असम्बली में आएगा, अपोजिशन उसमें देखे बात करेंगे, कौमी असम्बली में जो बिल आएगा उस पर डिबेट होगी, अवाम तक वो बात जाएगी। लेकिन अभी मेरा ख्याल है 27वीं तरमीम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। कैसा रही हैं लोग करते हैं, लेकिन एक बात है कि अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है तो बिल पास करना उसका हक है, उसका राइट है, उसको कोई नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कानून बनता है उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन री राइट करना कानून को ये सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप लोग पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस के बजाय 5वें जज को क्यों सीधा लगाना चाहते हैं? हर बेंच पर अपनी मर्जी का जज लगाना। खुद राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा एक प्रोग्राम में कि जस्टिस याया अफरीदी को भी गैर मुतनाज़ रहना चाहिए, बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह मुतनाज़ हैं, उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो जिस कानून के हक में आप नहीं हैं, खामियां भी उसमें आप लोगों को नजर आ रही हैं। देखें, मैं तो ये कहता हूँ जी कि सब जजेस जो है ना वो अवाम को कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करके तो अवाम को इंसाफ देते हैं। सब जजेस एक हैं, सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस काम कभी नहीं किया। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा जज है, ये तेरा जज है। जजेस तो इंसाफ देते हैं। हाँ, वो जो साकिब निसार और सईद खोसा और जो जजेस थे ना जिन्होंने इतने गैर कहते हैं कि मामूली फैसले किए और इस तरह के हालात पैदा किए, नवाज शरीफ को हटा दिया कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, पनामा शुरू किया। मुराद है ये तो नहीं होना चाहिए। वो साकिब निसार कहता था कि मैं 3-4 MP तो वैसे उड़ा के रख दूंगा। तो मैं कहता हूँ जी कि जजेस सब मुअज़्ज़ज़ हैं, सब सीनियर हैं। अगर 5 में से किसी को एक जुडिशल कमीशन बना के उनको किसी एक पे वो मुतफिक होंगे तो ये तो उसमें अपोजिशन भी बैठी होगी, हुकूमत भी है, चीफ जस्टिस साहब भी होंगे, बाकी 4 चीफ जस्टिस सूबों के भी होंगे। तो इसमें अगर और कोई बेहतरी आए आ जाए, लेकिन ये सोच ख़त्म होनी चाहिए कि ये मेरा जज है, ये उनका जज है। जज जो होते हैं वो आवाम को इंसाफ देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आईनी तरमीम चैलेंज होती है तो ये केस क्या आईनी बेंच के सामने जाएगा? क्योंकि एक नुक्ता तो ये भी है कि जो खुद इससे बेनिफिशरी हैं वो ये केस पर अपील किस तरह सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये 2/3 अक्सरियत से पास हुई है, ये चैलेंज नहीं हो सकती। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो कानून अपना रास्ता अपनाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये चैलेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बता दीजिए, मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई करीबी इत्तेहादी और साथी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में कुछ दूरियां तो आई हैं, क्योंकि 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त जो आप तक नहीं पहुंची उन तक पहुंची, तो वो तो खासा इस पर आग बगूला हुए और उस पर आपको बाज रहने का भी कह दिया। देखें, बात यह है कि मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया जब ये 26वीं तरमीम आ रही थी। आपको याद होगा कि वो रात के 12 बज के उसमें अपोजिशन भी बैठी थी, PTI भी बैठी थी, मौलाना साहब भी बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अभी इसको इतनी जल्दी ना करें। वो रोक दिया गया। 2-3 हफ्ते बाद फिर एक चीज़ कंसेंसस से हो जाए, ये ऐसी होती है। 27वीं तरमीम आएगी तो वो भी इसी तरह कंसेंसस से आएगी और अपोजिशन के साथ बैठ के करेंगे। लेकिन अभी इल्ज़ामात हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तरमीम आएगी तो वो असम्बली में आएगी, अपोजिशन उस पर डिबेट करेगी और आपके सामने होगा। अभी मेरा ख्याल है 27वीं तरमीम आने का मुझे नहीं पता। आपने जो सवाल पूछा मैं उसके मुताबिक यही कह सकता हूँ कि अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका नासिर भट्ट साहब। सेनेटर मुस्लिम मेरे साथ मौजूद थे। कुछ नून लीगी रहनुमाओं तक की बाज़गश्त पहुंची हो या नहीं पहुंची, लेकिन शहर इक़्तिदार में इसकी गूंज अब बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।